नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोहता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ वो 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। ये मोटिवेशन कोटेशन जो पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस परिश्रम और लगन ही उसका मार्ग है। दोस्तों, चाहते तो सब हैं सफल होना, लेकिन सफलता के लिए क्या चाहते हैं कि वो जल्दी आए और किसी छोटे तरीके से आ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसी अगर आपको सफलता मिलती भी है, खासकर तो मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो वो आपको सुख देने के बजाय दुख देने वाली होगी, क्योंकि सफलता तब आती है तब उसके आप लायक बन जाते हो। अगर आप उसके लायक ही नहीं बनोगे तो उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। तो दोस्तों, हमेशा सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। दोस्तों, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर इस सफलता के रास्ते में। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था, नोबेल नोबेल पुरस्कार जो दुनिया के सबसे सम्मानित पुरस्कारों में है, उनको उनका घोषणा अभी हो चुकी है। अब नोबेल पुरस्कार को एक बार हम देख लेते हैं। इनकी शुरुआत 1901 में होती है और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब इसकी घोषणा कब से शुरू हुई, तो 1901 से शुरू हुई। क्या 6 के 6 की शुरू हो गई थी? नहीं दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के नोबेल, इनकी जो घोषणा शुरू हुई वो 1968 में इनकी पहली बार घोषणा हुई। और पहली बार कब दिए गए, तो पहली बार ये 1969 में दिए गए। ठीक है, और ये क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि एल्बर्ट नोबल जिन्होंने किसकी खोज की थी, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की, इनकी कब दी जाते हैं, तो मृत्यु पर। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 10 दिसंबर को हुई थी। तो इसलिए इनका जो वितरण समारोह है वो 10 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, तो इनके मृत्यु वाले दिन इसका वितरण समारोह किया जाता है। क्या किया था इन्होंने, तो डायनामाइट की खोज की थी। अब ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल है ये दिया गया है, और किसको दिया गया है, तो यह 3 लोगों को दिया गया है। इसकी मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया। क्या है, तो फिलिप ने पैसों के लिए पीटर को मार दिया। अगर आप ये ट्रिक याद रख लेते हैं तो ना तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि किस क्षेत्र का पुरस्कार है, और ना आपको उनके नाम याद रखने की जरूरत है। आपको एग्जाम में ये ट्रिक याद आते ही पूरा इनका क्या है कार्यक्रम है याद आ जाएगा। फिलिप, तो फिलिप से क्या हुआ, तो फिलिप से हमारे हुए फिलिप अगियायन। क्या हुए, तो फिलिप अगियायन। ठीक है, पैसों पैसों का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी, यानी किसका पुरस्कार है, इकोनॉमिक्स का पुरस्कार है, इकोनॉमिक्स का पुरस्कार है। और पीटर, तो पीटर से हुए हमारे पीटर हॉवेट। क्या हुए, तो पीटर हॉवेट को मारने से क्या बनेगा हमारा, तो जोएल मॉकिर। मारने से मॉकिर, जोएल मॉकिर। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को क्या मिला है, अभी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। अब इनको जो ये अर्थशास्त्र का नोबेल मिलने जा रहा है,
ये किस कार्य के लिए मिलने जा रहा है। तो इन्होंने जो कार्य किया है वो है नवाचार संचालित आर्थिक विकास का व्याख्या के लिए। तो इनको जो कार्य है वो कार्य भी लिख लेते हैं। तो इनका कार्य है, इनका कार्य क्या हुआ, नवाचार संचालित आर्थिक आर्थिक विकास के लिए इनको ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने आज एआई के दौर में कोई देश कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र, इस काम के लिए इन्होंने व्याख्या की है और इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, अब हमने पीछे कौन से पुरस्कार पढ़े थे, तो भौतिकी का नोबेल भी हमने पढ़ा था। भौतिकी का नोबेल हमने पढ़ा था, तो एक बार उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। भौतिकी के नोबेल के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, उसके लिए भी एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी कि भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। क्या ट्रिक थी, तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, सारी मारने वाली ही ट्रिक है। तो भौजी से क्या हो गया, भौतिकी, किस क्षेत्र का पुरस्कार है, तो भौतिकी का। देवर से क्या हुआ, तो देवर से क्या नाम था इनका, देवोरेट। जॉन से, तो जॉन से हमारा जॉन क्लार्क, जॉन से क्या था, जॉन क्लार्क। और क्यों से, तो हमारा क्वांटम तकनीक, किस क्षेत्र के काम के लिए दिया गया, तो क्वांटम तकनीक के लिए, क्वांटम तकनीक में काम के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा और जिसकी स्पीड ज्यादा हो। ठीक, साइज में बहुत छोटा हो और स्पीड बहुत ज्यादा हो, उसको हम क्वांटम के नाम से जानते हैं। और मारा के नाम से क्या होगा, मार्टिनेज। तो ये हमारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक, अगर मैं बात करूं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था, तो ये 1983 में जो एक भारतीय जिन्हें मिला वो थे सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये मिला था। भारतीय, क्या नाम था इनका, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, जो भारतीय थे, ये पुरस्कार दिया गया था। अगर मैं बात करूं, अभी हमने अर्थशास्त्र का नोबेल पढ़ा, तो ऐसे कौन से भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, तो ऐसे दो भारतीय थे। सबसे पहले 1998 में लिख लेते हैं, भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। ठीक है, तो ऐसे भारतीय कौन कौन है, तो सबसे पहले 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। 1998 में किसे मिला था, तो अमर्त्य सेन को मिला था। उसके बाद 2019 में मिला है, तो 2019 में किसे मिला है, तो ये अभिजीत बैनर्जी को मिला है, अभिजीत बैनर्जी को। ठीक है, अभिजीत बैनर्जी को ये पुरस्कार अभी कहाँ मिला है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार अभिजीत बैनर्जी को मिला है। ठीक है, तो 98 और 2019 में दो भारतीयों ने ये पुरस्कार जीता। ठीक, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 में यही पुरस्कार जीता था। अब एक पुरस्कार जो हमने पढ़ा था वो था किसका, साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल इस बार किसे मिला है, तो साहित्य का जो नोबेल है वो बड़ा ही आसान नाम था, मैंने आपको याद भी कराया था। उसका नाम था लास जलो। क्या नाम था, लास जलो कास जान होर कोई। क्या नाम है इनका, कास जान होर कोई। ठीक है, कितना आसान सा नाम है, एकदम से याद हो गया होगा आप सभी लोगों के ना। तो इनको क्या मिला है, साहित्य का नोबेल मिला है। और ये कहाँ के हैं, तो ये हंगरी के लेखक हैं, हंगरी के लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार अभी मिला है। तो ये पूरी जानकारी हुई नोबेल पुरस्कार की। अभी चिकित्सा और रसायन के पुरस्कार बचे हैं, वो भी मैं आने वाली क्लासों में आपको
पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये दिए कहाँ जाते हैं? तो जो हमारे 5 पुरस्कार हैं, सिर्फ शांति के पुरस्कार को छोड़कर, वो हमारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बाकी जो शांति का पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे की राजधानी है। ठीक, तो ये हमारे तीनों हो गए जिनको अभी ये पुरस्कार मिला गया है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो हमने आपको सब बताया वो सब इसमें लिख कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, हाल ही में भारत के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो उप सेना प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह क्या बने हैं हमारे? ये हमारे उप सेना प्रमुख बने हैं, यानी थल सेना के उप प्रमुख ये बने हैं। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद के नई नियमावली के अनुसार महिला एथलीट्स के लिए कौन सा परीक्षण अब अनिवार्य कर दिया है? तो जेंडर परीक्षण इनके लिए अनिवार्य कर दिया है। अब आप जेंडर परीक्षण करने के बाद ही इसमें क्या करेंगी? भागीदारी कर सकते हैं। वर्ल्ड वेब डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा www.day 1 अगस्त को मनाया जाता है। जो कंप्यूटर में हम www लिखते हैं वो हमारा 1 अगस्त को मनाया जाता है। पीएम मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 7 पार्क विकसित करने की सरकार की योजना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके इतिहास से जुड़ा है। तो चलिए इतिहास में भी एक बार गोता लगाकर आते हैं और आपके जितने एग्जाम में इस क्वेश्चन से मिलते जुलते प्रश्न बन सकते हैं उन सबको भी साथ में पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे? दोस्तों हमारे यहाँ पर एक खोज होती है जिसमें यूपी के पिपरवा में, कहां पर? तो 1898 में यूपी के पिपरवा से क्या खोजे गए? तो कुछ बौद्ध अवशेष, बुद्ध के अवशेष खोजे गए। ठीक है, और इनको कहां पर रख दिया गया? तो इनको रखा गया दिल्ली के म्यूजियम में। दिल्ली में कौन से? राष्ट्रीय संग्रहालय में इनको रखा गया। दिल्ली के स्थित जो हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है इनमें रखा गया। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय, यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया? रख दिया गया। अब क्या है कि इनको जो यूरोप है, यूरोप में एकमात्र स्थान जो क्या है? बौद्धों का है। यानी बौद्ध यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में रहते हैं बौद्धों का। और यहाँ पर कौन से बौद्ध हैं? तो जो हमारे तिब्बत बुद्धिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर रहते हैं। और ये स्थान कहाँ पर है? तो ये रूस में है। ठीक है, रूस में एक स्थान है जिस स्थान का नाम है कलमीकिया। क्या नाम है? कलमीकिया ये स्थान है। अब यहाँ पर बुद्ध लोगों के लिए भारत कहां से? दिल्ली से अवशेष भेजेगा। तो कहां पर भेजेगा? तो ऑप्शन बी यानी रूस में भेजने वाला है। रूस में भारत क्या करेगा? अपने यहाँ से बुद्ध के अवशेष भेजेगा, क्योंकि भारत ही बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म की जन्म स्थली है। तो यहीं से ये अवशेष सब जगह जाते हैं। तो यहाँ से ही अब कहाँ जाने वाले हैं? तो रूस जाने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से है? तो ये पिपरवा यूपी से खोजे गए थे। चलिए अब ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से जुड़ा हुआ आंसर, इसे आप एग्जाम में याद रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध, चलिए अब चलते हैं इतिहास में और प्राचीन इतिहास का गोता लगाकर आते हैं। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है, बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो इनको लाइट ऑफ एशिया, क्या? लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। एशिया का
प्रकाश कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ, यानी 563 बिफोर क्राइसिस में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब ये क्राइसिस क्या होता है? तो दोस्तों आज अगर हम शुरू करें तो 0 वर्ष से, जब से हमारे ये साल जो चल रहे हैं शुरू करें, तो 0 से 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 तीसरा साल आया होगा, ऐसे करते करते आज हम कहाँ पहुंच गए? 2025 में पहुंच गए। अब ये 0 क्या है? तो ये यहाँ पर ईसाइयों के पैगंबर, जिन्हें हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, उनका जब जन्म हुआ तो अंग्रेजों ने वहां से मान लिया क्या? सदी का 1 वर्ष, सदी की शुरुआत वहां से मान ली। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले भी सदी चल रही थी, तो जो इससे पहले की सदी थी तो उसको हम 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं, यानी यहाँ से शुरू करके इधर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो इनके जन्म से पहले वाले साल हैं, इनको हम बीसी के नाम से जानते हैं। तो एक दो करके ऐसे 563 बीसी में किसका जन्म हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, अब हम 563 से इधर की ओर बढ़ेंगे तो हम 2025 में पहुंच जाएंगे, यानी 563 ये और 2025 ये, तो लगभग 2500 या 2600 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2600 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। बात करें इनके बचपन के नाम की, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया, महामाया इनकी माता थी, जो इनके जन्म के 7वें दिन क्या हुई? गुजर गई। तो इनका जो पालन पोषण इनका किसने किया था? तो जो इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, और उनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी इनकी माता का नाम था, मौसी का नाम था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। बात करें इनके पिता की, तो शुद्धोधन इनके पिता थे। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? तो यशोधरा इनकी पत्नी थी। इनका पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम इनका राहुल था। राहुल इनके पुत्र का नाम था। बात करें इनके घोड़े की, तो इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनका घोड़े का नाम कंथक इनके घोड़े का नाम था। और जो इनका सारथी, उसका नाम चन्ना इनका नाम था। अब इनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना, तो इनकी घटना क्या थी? तो सबसे पहले जब ये घर से बाहर निकले, इन्होंने कौन सा व्यक्ति देखा? तो इन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा। ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में देखा, उसको आप एक क्रम में लगाइए। फिर कौन देखा? तो बीमार व्यक्ति देखा। उसके बाद इन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति यानी मरा हुआ व्यक्ति देखा। उसके बाद अंतिम में इन्होंने क्या देखा? सन्यासी व्यक्ति देखा, और जिनसे इनका मन परिवर्तित हो गया और ये सन्यास की ओर निकल चुके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इनके बारे में पूरी जानकारी। अब बात करें इनसे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। अगर बात करें इनके गर्भ में ठहरने की, तो जो इनके गर्भ में ठहर गए तब से इनका क्या प्रतीक चिन्ह था? तो गर्भ में ठहरने को हाथी का प्रतीक चिन्ह बताया गया। ठीक है, इनके जन्म के प्रतीक चिन्ह को कमल के नाम से दर्शाया जाता है। बौद्ध धर्म में ये प्रतीक चिन्ह है जो इनके जन्म से संबंधित है। तो गर्भ में हाथी, जन्म में कमल, और गृह त्याग में घोड़ा। अगर बात करें इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो वो घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है। और इनके ज्ञान का प्रतीक, जब इनको ज्ञान हुआ तो उसका प्रतीक बौद्ध धर्म में पीपल को दिखाया जाता है। बात करें अगर इनके निर्वाण की, यानी मृत्यु की, तो पद चिन्ह उसका प्रतीक है। ठीक है, अगर इनके बात करें युवा अवस्था की,
या जब ये जवान हुए उसको सांड के प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है। ठीक है, सांड के प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है। मृत्यु स्तूप, स्तूप क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहां पर इनसे मरे हुए या इनके अवशेषों को रखा गया है उसको स्तूप के नाम से जानते हैं। इनका जो प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश उसको चक्र के नाम से दर्शाया गया, चक्र से उसको दर्शाया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर बात करें बौद्ध संगति की, तो कितनी बौद्ध संगति हुई? तो 4 बौद्ध संगति हुई, या 4 बौद्ध परिषद का क्या हुआ? आयोजन किया गया। इसमें से कौन कौन सी हैं, तो ये भी आप एक बार लिख लीजिए। 4 बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगति 483, तो आप बीसी, फिर 383 बीसी, और फिर 251 बीसी, और एक प्रथम सदी, लास्ट वाली कब हुई? प्रथम सदी या प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन हुआ। अब बात करें इनके स्थान की, तो किस किस स्थान पर इनका आयोजन हुआ? तो सबसे पहले राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब ये तो हुए किस स्थान पर इनका आयोजन हुआ। अब इस समय इनके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर लिखेंगे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? तो राजगीर में जो बौद्ध संगति हुई उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। जो वैशाली में हुई तो उसमें सबाकामी अध्यक्ष थे। अगर बात करें जो पाटलिपुत्र में हुई तो उसमें मोगलीपुत्र तीस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और जो अंतिम बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब बचे राजा। उस समय राजा कौन थे? तो राजगीर के समय राजा थे हमारे अजातशत्रु इस समय राजा थे। सबाकामी के समय यानी वैशाली में जो हुई उस समय राजा कौन थे? कालाशोक उस समय राजा थे। जो पाटलिपुत्री में हुई उस समय राजा कौन थे? तो अशोक के समय हुई। ठीक है, राजा उस समय अशोक थे। और कुंडलवन कश्मीर के समय राजा कनिष्क थे। ठीक है, राजा कनिष्क उस समय राजा थे। तो ये हुआ बौद्ध से संबंधित सारी जानकारी, यानी एक चैप्टर आपने पूरा आज करंट के इस क्लास में पढ़ लिया। ये इससे बाहर आपका बुद्ध से संबंधित प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो कामाख्या गणराज्य में ये भेजे जा रहे हैं। कहां से? तो दिल्ली से भेजे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें रूस की। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये आपको जो पीला पीला क्षेत्र दिख रहा है तो ये क्या है? रूस। ये वाला क्या है? रूस। ये रूस विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। ठीक है, और ये भी 1951 में कोल्ड वॉर के समय 15 देशों में टूट चुका था। 15 देशों में टूटने के बाद इतना बड़ा देश है। बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी मॉस्को है। ठीक है, मॉस्को इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो रूबेल इसकी मुद्रा है। ठीक है, रूबेल इसकी मुद्रा है। और बात करें रूस की, तो रूस यहां से लेकर यहां तक, इधर वाला हिस्सा एशिया में है और इधर वाला यूरोप में है, यानी यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में ये स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी जो किसकी? यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अल्ब्रुस। और ये किस पर्वत का हिस्सा है? तो काकेशस पर्वत का ये हिस्सा है। ठीक है, काकेशस पर्वत का हिस्सा है और रूस की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी की, सबसे लंबी नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी
उसका नाम है वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर। ठीक है, यहाँ पर एक झील भी पाई जाती है और झील का नाम क्या है, बैकाल झील, बैकाल झील या लेक बैकाल। और ये बैकाल झील कैसी है, तो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और ये झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कैसी, विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी भी यही है। ठीक है, तो सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील कौन सी है, लेक बैकाल है। ठीक, तो ये हुआ हमारा रूस से संबंधित सारे प्रश्न। रूस रूस ये हुआ ऊपर किस महाद्वीप में है, तो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। तो ये जो यहाँ से यूरोप और एशिया से अलग होता है। अब इसको जो अलग करने वाली है वो पर्वतमाला कौन सी है, तो यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वत इसको दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो दो भागों में विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा हुआ, यूराल हुआ। अब बात करें रूस की, तो रूस और भारत प्लस रूस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिसाइल बनाते हैं। उस मिसाइल का नाम क्या है, ब्रह्मोस। क्या नाम है, ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, ये एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जिसका नामकरण किस पर, तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्को नदी पर, दोनों को मिलाकर इनका नाम क्या रख दिया, ब्रह्मोस। क्या रख दिया, तो ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया दोनों नदियों के नाम को मिलाकर। ये कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। देखो दोस्तों, मिसाइल दो प्रकार की होती है। ठीक, ये मिसाइल हो गए, ऊपर पेलोड। अगर हमें ये टारगेट यहाँ पर हिट करना है, तो एक मिसाइल जो पहले आसमान में जाएगी और फिर इस टारगेट को हिट करती है। ठीक है, दूसरी मिसाइल होती है, ये थोड़ा ऊपर जाकर और फिर पृथ्वी के समानांतर जाकर इसको हिट करती है। तो ये वाली मिसाइल काफी समय लेती है और ये वाली मिसाइल बहुत तेज जाती है, लेकिन ये ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि इसको ज्यादा दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। और ये कैसा है, ये अगर एक बार ऊपर पहुंच गई तो काफी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। तो इस वाली मिसाइल को हम क्या कहते हैं, क्रूज मिसाइल, और इस वाली को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस हमारी कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। किसकी सहायता से, तो भारत ने रूस की सहायता से इसको बनाया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के, हाल ही में कवच 4.0 प्रणाली किस रेलवे खंड पर चालू की गई है। कवच प्रणाली यानी दो ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए जो प्रणाली बनाई गई उसको हम कवच प्रणाली के नाम से जानते हैं। और ये मथुरा कोटा वाले खंड पर चलाई गई है, मथुरा कोटा खंड पर चलाई गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा, तो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन नियुक्त किया गया है, तो इसके मुख्य सचिव हैं शशि प्रकाश गोयल। आप नाम याद रखेंगे, शशि प्रकाश गोयल यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए। ठीक है, किसी भी आईएएस के लिए ये बहुत ऊंचा पद होता है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी किस परियोजना के तहत अंतर्गत निर्मित किया गया, तो हमारा जो प्रोजेक्ट 70A है, 17A, इसके तहत हिमगिरी को बनाया गया है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे किस महान चिकित्सक के जन्म व पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, तो हमारे बंगाल के डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है। दोस्तों अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर भारत का पहला, कैसा, भारत का पहला, इस तरह का भारत में पहला जो नवाचार सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया।
अब ये कहाँ पर खोला गया है, तो इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ। और हैदराबादी किस नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद है। अब इसका क्या हुआ है, यहाँ पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया। कब, तो 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन जो किया है वो टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन संग्रहालय, टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहां पर, तो हैदराबाद में। अब भारत में क्या बनेंगे, सेमीकंडक्टर की क्या होगा, नवाचार यानी खोज होगी। और जैसे भारत को सेमीकंडक्टर चाहिए वो बनने लगेंगे। ठीक है, भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सेमीकंडक्टर म्यूजियम 12 अक्टूबर को हैदराबाद के टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा किया गया। यानी टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा, जिसे हम टी चिप के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। यह संग्रहालय भारत में अपनी तरह का पहला है जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पारिस्थितिकी और जन सहभागिता के उद्देश्यों को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या होगा, संग्रहालय की स्थापना निम्न लक्ष्यों के लिए की गई है। भारत में बढ़ती सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर की मांग अभी कितनी है कि अगर चाइना इस समय अपने सेमीकंडक्टर को रोक दे तो सभी देशों में गाड़ियां भी बनना बंद हो जाए। ठीक है, आपके फोन आना बंद हो जाए, ये डिजिटल बोर्ड जिस पर आप पढ़ रहे हैं ये भी बनना बंद हो जाए। तो इतना महत्वपूर्ण है, टीवी वगैरह सब बनना बंद हो जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, जिससे भारत इस क्षेत्र में भी क्या होना चाहता है, आत्मनिर्भर हो सके और दूसरे देशों पर उसकी जो निर्भरता है वो घट सके। इसलिए भारत इसको आगे बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना जो कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना ये रहा। और ये किससे अलग होकर बना है, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। कब, तो 2 जून 2014 को ये अलग से राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी क्या है, तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम हो गए यहाँ के रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हो गए। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है, यहाँ के राज्यपाल का नाम है विष्णु देव साय। जिष्णु देव साय यहाँ के क्या है, तो जिष्णु देव साय यहाँ के, विष्णु देव वर्मा है वो, अच्छा वो तो उसके हो गए छत्तीसगढ़। विष्णु देव वर्मा, विष्णु देव वर्मा जी यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, और बात करें यहाँ के त्योहारों की, तो यहाँ के त्योहार दो जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो हैं बोनालू और बथुकम्मा। बोनालू और बथुकम्मा। बथुकम्मा जिसे हम फूलों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं, फूलों का त्योहार इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। और अब बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो एक तो है कासूनंद ब्रह्मा रेड्डी। कौन सा, कासू नंद ब्रह्मा रेड्डी। एक है महावीर हरिणी। ठीक है, महावीर हरिणी, कासूनंद ब्रह्मा रेड्डी, और एक जो है वो है मृगवानी। तो 3 यहाँ पर नेशनल पार्क है, कासूनंद ब्रह्मा रेड्डी, महावीर और मृगवानी। तो ये पूरी जानकारी किसकी हुई, ये हुई हैदराबाद की, वो सॉरी तेलंगाना की। और तेलंगाना कैसा राज्य है,
तो ये स्थलबद्ध राज्य है, यानी इसकी सीमा समुद्र से साझा नहीं होती। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। इसके पड़ोसी राज्य, तो इधर इसका बॉर्डर कहां से मिल रहा है, ये वाला बॉर्डर कर्नाटक, नीचे वाला बॉर्डर आपका कहां से हो गया, ये आंध्र प्रदेश, ये वाला बॉर्डर इसका किससे हुआ, तो छत्तीसगढ़ से हुआ, और ऊपर वाला बॉर्डर इसका किससे, तो महाराष्ट्र। तो चारों तरफ से 4 राज्यों से ये मिलकर बना है, और ये इसका छोटा सा जो बॉर्डर है ये किससे, उड़ीसा से साझा होता है। तो इसके 5 पड़ोसी राज्य हुए, कौन कौन से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जिनसे ये अपनी सीमा साझा करता है। चलिए, हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारी जो फुटबॉल टीम है इसके मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो खालिद जमील, खालिद जमील इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी मैंने आपको बताया था भारतीय थल सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर बने हैं संजय वात्सायन, वात्सायन ये यहाँ के उप प्रमुख बने हैं। ये किसके हैं, तो भारतीय नौसेना, और नौसेना की स्थापना कब मनाते हैं हम, तो 4 दिसंबर को स्थापना दिवस हम इसका मनाते हैं। ठीक है, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक महोत्सव कहां पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत ने मछली के उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है, और यहाँ पर भी हम चीन से पीछे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में यूएनटीसीसी सम्मेलन का मेजबानी कौन देश करेगा। दोस्तों, एक सम्मेलन है जो यूएन में शांति सुरक्षा बल जो भेजे जाते हैं उनका सम्मेलन है, उनका सम्मेलन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम यूएनटीसीसी सम्मेलन की नाम से जानते हैं। अब इसका समारोह होने वाला है, और उसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, तो कौन सा देश करने वाला है इसकी मेजबानी, भारत करने वाला है, भारत करने वाला है। और भारत में भी जो इसका मेजबान होगा वो कौन होगा, वो भारतीय सेना होगी। भारतीय सेना इस बार इसकी मेजबानी करने जा रही है, यानी जो हमारा यूनाइटेड नेशन है वो पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, उसके जो सदस्य हैं उनका सम्मेलन अब भारत में होने जा रहा है। ठीक है, और इसमें कौन कौन भाग लेंगे, तो इसमें हमारे भाग लेंगे रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है और विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह, जो अभी कहां पर थे, तो कैनबरा की यात्रा यानी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हुए थे। और जयशंकर जी, ठीक है, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, ये दोनों इसमें भाग लेने वाले हैं। तो आयोजन कहां पर होगा, तो आयोजन इसका इस बार भारत में किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक होगा, तो इसका आयोजन 14 से 16 अक्टूबर 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर में इसका आयोजन होने वाला है। और उसका मेजबान कौन होगा, तो भारतीय सेना इसकी मेजबान होगी। अब भारत की यूएन जो शांति फोर्स है या शांति सेना है, उसमें भारत का योगदान का है, तो भारत टॉप 3 में जो शांति सेना भेजी जाती है, शांति सेना भेजने में टॉप 3 में आता है, भेजने में जो योगदान है वो भारत का तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो भारत सबसे ज्यादा शांति सैनिक भेजता है किसमें, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूएन की स्थापना
24 दिसंबर। कब हुई इसकी स्थापना? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क, जिसे हम गगनचुंबी इमारतों के शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इमारतों के शहर के नाम से, या बिग एप्पल के नाम से भी हम जानते हैं। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो यूएन में कितने इसके अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। और वे 6 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। एक है दूसरा सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। एक हो गया इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका एक अंग हुआ। ठीक है, एक इसका अंग हुआ सचिवालय, एक इसका अंग हुआ न्यास परिषद, न्यास परिषद। और इसका छठा अंग जो है वो क्या है? इसका छठा अंग है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये इसका छठा अंग हुआ। तो ये 6 अंग जो किसके हैं? यूएन के हैं। अब ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें सदस्य होते हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, ये 5 स्थायी सदस्य जिनके पास क्या होता है? तो जिनके पास वीटो पावर होता है। अगर ये चाहें, अगर आप यूएन में कोई प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और इन 5 में से कोई एक देश भी उस पर सहमत नहीं है, तो अपना वीटो पावर लगाकर उस प्रस्ताव को गिरा सकता है, यानी उसको पास नहीं होने देगा। ठीक है, ये देश कौन कौन से हैं? तो ये देश यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, 3 देश तो यूरोप वाले, और फिर कौन सा? तो फिर होगा चीन और रूस। तो ये 5 देश जो यूएन के परमानेंट सदस्य हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको यूएन के बारे में भी मिल गई। चलिए, तो ये हमारे सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में जानकारी। और ये हो गया यूनाइटेड नेशन का ऑफिस, कितना चमक दमक वाला है। ठीक है, चलिए, अब हाल ही में भारत का सरकारी कर्मचारी के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी जहां पर कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, किसकी? सिक्किम में। ठीक, कहां पर? तो सिक्किम में ये छुट्टियां दी जाएंगी। हाल ही में इसरो ने किस देश के सहयोग से ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया? तो यो यूएसए की सहायता से लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां? तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत में किसे पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? विमानन यानी जहां पर सबसे ज्यादा हवाई यात्रा होती हैं। तो यूके को छोड़कर हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं विमान से यात्रा करने के मामले में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी नई कृषि योजना शुरू की? हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने हाल ही में 2 योजनाएं शुरू की। 2 योजनाएं कौन कौन सी है? एक है पीएम धन धान्य कृषि योजना, और एक दूसरी जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन प्लसेज, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन प्लस का मतलब होता है दालों में। यानी 2030 तक भारत को क्या करना है? दालों में आत्मनिर्भर, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। यानी हम अपने यहाँ की
जो उत्पन्न दालें हैं या पैदा की गई दालें हैं उनका ही कंज्यूम करें। इसके लिए आत्मनिर्भर धन धान्य योजना और आत्मनिर्भर प्लस योजना और पीएम धन धान्य योजना क्या है, तो इसमें बहुत सारी जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनको मिलाकर एक ही जगह पर आपको सभी योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा प्रबंध किया गया है। यानी किसी डिपार्टमेंट की कृषि के लिए कोई योजना है, जैसे सिंचाई की मान लीजिए कोई योजना है, वो सोलर पैनल दे रही है, या उर्वरक सब्सिडी कहीं और से मिल रही है किसी मंत्रालय द्वारा, तो सभी मंत्रालय को एक जगह लाकर के किसानों को एक ही स्थान पर सारी योजनाओं का लाभ मिले, वैसी योजना है धन धान्य योजना। अब इसमें सरकार क्या करने जा रही है, तो इसमें लगभग 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके माध्यम से क्या होगा, 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है, तो ये योजना भी अभी कहां पर पीएम मोदी ने इसका क्या किया है, शुरुआत की है, यानी उद्घाटन किया है। अब पीएम धन धान्य योजना का उद्देश्य क्या है, तो लगभग 24,000 करोड़ के बजट के साथ यह योजना अगले 6 वर्ष तक चलेगी। यानी ये योजना अगले 6 वर्ष तक चलने वाली है। इसका लक्ष्य देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों को परिवर्तित करना है। यानी जो कृषि में पिछड़े हुए 100 जिले हैं उनको चिन्हित कर उनको आगे लाना है, यानी इस देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में उनको बड़ा भागीदार बनाना है, ये लक्ष्य है। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कृषि विकास और एकीकृत रणनीति तैयार करती है। यानी अब ये क्या करेगी, जो हमारे कृषि के लिए 11 मंत्रालयों ने अलग अलग अपनी 36 योजनाएं चलाई हुई हैं उनको एक ही स्थान पर लाकर क्या करेगी, ये आपको फायदा पहुंचाएगी। इसका लक्ष्य क्या है, तो सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना। यानी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन पर हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से वहां पर अधिक उत्पादन नहीं लिया जा सकता। अब उसमें सुधार किया जाएगा, फसल विविधीकरण को बढ़ाया जाएगा। फसल विविधीकरण को बढ़ाने का एकमात्र रास्ता क्या है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको अच्छा रेट देकर। अगर हमारे यहाँ पर गन्ने का उत्पादन लगातार प्रतिवर्ष हो रहा है, खेत में सिर्फ गन्ना ही गन्ना खड़ा रहता है, तो एक प्रकार से भूमि बंजर बन जाएगी। उसके लिए हमें फसल को बदलना होगा, और बदलेगा तब किसान जब उसको गन्ने के बराबर दूसरी फसल में लाभ हो। तो इसी के लिए उत्पादन बढ़ाने में ये फसल विविधीकरण में सहायक सिद्ध होगी। कृषि ऋण को आसान पहुंच, यानी कृषि में किसानों को आसानी से ऋण मिले, इसका यह भी लक्ष्य रहेगा। फसल कटाई के बाद भंडारण हो उनकी फसलों का, ये भी इसमें 117 जिला स्तरीय संकेतों के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। तो ये थी हमारी पीएम धन धान्य योजना। अब बात करें हम अगली योजनाओं की, तो इसमें कुल 11,440 करोड़ की लागत से 6 माह के लिए शुरू की गई है। जो हमारी प्लस योजना है, यानी दालों के निर्यात को बढ़ाना, यानी हम दालों में आत्मनिर्भर बने और जो हम मंगाते हैं वैसा ही विदेशों में भेजने लगे, उसके लिए। ठीक है, यह भारत दाल आयात में आत्मनिर्भरता को कम करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। इसके लिए 88 लाख निःशुल्क बीज किट्स का वितरण किया जाना है। तूर उड़द मसूर की खेती को विस्तार किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग तिथि 12 अक्टूबर को है। पहली योजना पीएम धन धान्य कृषि योजना हुआ, 24,000 करोड़ का इसका बजट है, 100 जिलों में ये लागू की जाएगी। दूसरी योजना मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन प्लस है, इसमें 11,440 करोड़ का बजट, 350 लाख टन उत्पादन इसका बढ़ाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2030-31 तक। पीएम मोदी द्वारा घोषणा की गई है। और मंत्रालय कौन सा है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, साथ ही कृषि मंत्रालय के सहयोग से ये शुरू की जा रही है। तो ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह हुए और हमारे प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, और वे हमारे प्रहलाद नवीकरणीय मंत्री। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व उपराज्यपाल मलिक का निधन हुआ है, तो ये किसके रहे, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ, तो ये कहाँ के थे, झारखंड के थे। हाल ही में भारत ने किस खाद्य तेल पर आयात घट गया है, तो पाम ऑयल भारत में आना कम हो गया है।
शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? रियाद में। और यह रियाद कहाँ पर है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे रियाद कहाँ पर है। हाल ही में 2025 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अभी क्या हुआ है, जो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड है उनका आयोजन हुआ। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार का आयोजन किया गया। अब इसमें जो बेस्ट फिल्म मिली है, बेस्ट फिल्म, इसका जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? 12 फ्लोर एनिमल जानवर, ये किसे मिला है? तो वो मिला है लापता लेडीज। लापता लेडीज, इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो आप ऑप्शन लिखेंगे लापता लेडीज। किसको मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक, तो लापता लेडीज ने ये अवार्ड जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बात करें, ये 70वां जो फिल्म फेयर है, इसका आयोजन कौन से एरिना में इसका आयोजन किया गया? तो इसका ए के एरिना। और ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे काकरिया लेक, काकरिया झील, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। काकरिया लेक पर एक एरिना है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये 70वें फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें फिल्म फेयर अवार्ड अहमदाबाद के काकरिया लेक में इसका आयोजन हुआ, जहां हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का जश्न मनाया गया। बात करें इसमें लापता लेडीज को वर्ष की सबसे बड़ी फिल्म विजेता का इतिहास रचा है। और लापता लेडीज ने कितने पुरस्कार जीते? तो इसने 13 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक में भावनात्मक किरदारी के लिए और कीर्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन में प्रेरणादक्ष हराया गया और दोनों को संयुक्त रूप से क्या मिला? पुरस्कार सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को जिगरा में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हमारी आलिया भट्ट जी हुई। किल के लिए तकनीकी श्रेणी में शानदार एक्शन एडिटिंग सिनेमाग्राफी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए पुरस्कार। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पुरस्कारों को दे दी। जो आपका फेवरेट हीरो हीरोइन हो उसको आप जरूर से याद कर लेंगे। ठीक है, हाल ही में प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? तो ये माग्नस कार्लसन इसके विजेता बने हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित? तो दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित। हाल ही में किस नेता ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया? तो हमारे पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। हाल ही में ई साक्षी पोर्टल किस कार्यक्रम के लिए लॉन्च किया गया? तो जो हमारा ई साक्षी है ये हमारा पीएम लेड, एमपी लेड, एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे सांसद होते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है ई साक्षी। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस नाम से टोकन युक्त वित्त नया टोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस यानी सभी तरह के जो हमारे मार्केट में व्यापारी हैं, अगर एक क्लिक से आप क्या करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका उद्देश्य बाजार में सुरक्षा वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, ये लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुई? आरबीआई इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम द्वारा कब हुई? तो 1935 में हुई। और इसके लिए कौन सा आयोग बना था? तो ये किसकी सिफारिश पर बना? तो इसके लिए सिफारिश दी गई थी यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। शाही आयोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है,
अब इसका 1935 में तब स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। और 1937 से इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई बना दिया गया। इसके पहले जो इसके अध्यक्ष रहे, पहले अध्यक्ष इसके अंग्रेज थे, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन रहे? तो वो थे हमारे सी.डी. देशमुख। वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? मल्होत्रा जी वर्तमान में इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए, हाल ही में किस वर्ग के लिए सरकार ने अपना घर विश्राम योजना शुरू की है? तो ये हमारे ट्रक ड्राइवर जो हैं उनके लिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम समूह के तत्वों की खोज की गई है? तो अभी कहाँ की गई है? छत्तीसगढ़ के। और इस जिले का नाम क्या है? तो महासुमंद। महासुमंद इस जिले का नाम है। हाल ही में कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी सांकेतिक भाषा को विशेषज्ञ पैनल में शामिल करने वाला पंजाब बना है। हाल ही में किस देश के अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ने 107वें सदस्य के रूप में शपथ ली? तो ये कौन सा है? मालदोवा। मालदोवा ने अभी कौन सा सदस्य बना है? तो ये 107वां सदस्य बना है। किसका? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में COP21 के दौरान पेरिस में हुई थी। पेरिस जलवायु समझौते के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 2015 में। और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन से देश को बनाया गया है? हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने कौन सा नया डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो अभी हमारा जो HDFC है इसने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसका नाम है माई बिजनेस QR। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसने एक QR लॉन्च किया है जिसमें हर व्यापारी का क्या होगा? डाटा फीड होगा। आप इस स्कैन को कर कर किसी भी व्यापारी के बारे में डाटा जान सकते हैं, उसके पूरे व्यापार की जानकारी जान सकते हैं और उससे आप अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसी पहल किसने की है? अभी हमारे HDFC बैंक ने ये स्कैनर निकाल कर की है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में निजुत मोइना 2.0 योजना किसने शुरू की गई? तो ये असम द्वारा शुरू की गई योजना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही एक दिवस इस तारीख को और मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस को हाल ही में कैंसर जनित घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस D को कैंसर जनित घोषित किया गया है। AIM ने किस संस्था के साथ भारतीय भाषाओं के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में साझेदारी की है? तो किस संस्था के साथ की है? तो ये भाषिनी जो हमारी संस्था है, भाषिनी पोर्टल है, उसके साथ साझेदारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आयुष बीमा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस संस्था ने परियोजना प्रबंधन इकाई PMU की स्थापना की? तो ये हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इसकी स्थापना की है। किसके लिए? तो आयुष बीमा के लिए। आयुष से जो अपनी संबंधित बीमारी है उनके बीमा के लिए भी अभी हमारे अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान ने किसके साथ? तो आयु बीमा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन इकाई PMU की स्थापना की है। अब आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? A से होता है हमारा आयुर्वेद, Y से होता है योगा, U से होता है यूनानी, S से होता है सिद्ध और H से होता है होम्योपैथी।
वर्तमान में हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष आयुष मंत्रालय जो हमारा है, इसके मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राज्य मंत्री को इनका स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है और उनका नाम क्या है? श्री प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव हमारे आयुष मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इन्होंने ये लॉन्च किया है। हाल ही में वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार फॉर फूड एंड पीस की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत जो हमारे PM मोदी ने की है। किसने की है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनकी क्या की है? शुरुआत की है। कबक यानो किस राज्य के संबंधित पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो कहाँ का? तंजानिया में स्थित, तंजानिया में है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये कहाँ की है? तो ये हमारी अरुणाचल की है। कबकियानो कहाँ से है? अरुणाचल से है। हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो शांति समझौते के लिए तो हमारा एक जोगिंदर ही काफी है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने व्हाइट हाउस में ये समझौता कराया गया है। ठीक है, तो जिसने अभी पूरे विश्व में शांति समझौते की जिम्मेदारी ली हुई है वो चच्चा ट्रंप है और उन्होंने अभी व्हाइट हाउस में इनका समझौता कराया था। हाल ही में भारत ने किस शहर में 2025 की सुरक्षा रैंकिंग में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो जो हमारा मंगलोर है कर्नाटक का, उसको घोषित किया गया है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल में 50-50 मैच खेलने का रिकॉर्ड सबसे पहले बनाया है? तो वो हमारे तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है जस्सी, और जस्सी जैसा कोई नहीं। जस्सी का मतलब जसप्रीत बुमराह, जो हमारे स्क्रैचर के क्या हैं? स्क्रैचर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको 50-50 मैच खेलने का भी क्या मिला है? सफलता प्राप्त हुई है, यानी 50 वनडे, 50 T20 और 50 टेस्ट मैच, तीनों में 50-50 मैच खेलने का गौरव हासिल हुआ है और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले तेज गेंदबाज हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीके के 10 क्वेश्चनों को पढ़ा। दोस्तों, आपको अगर ये हमारा प्रयास पसंद आता हो तो कृपया वीडियो को लाइक करने बिना मत जाया कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों से भी इसको साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी कृपया आप हम पे करें। धन्यवाद।